नाटक करने वाली थी कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम सच में चिंता बढ़ा देती हो। लड़की को पीछे खींच लिया गया। उसने सोचा ये यहाँ कब आया। मिया उसे देखना बिल्कुल नहीं चाहती थी, खासकर कल रात की घटना के बाद। एरिक उसे ग्रीन हाउस में ले गया। वहाँ से सारे पंछी हटा दिए गए थे। लेकिन क्या तुम्हें सच में पंछियों से नफरत है? लड़की ने बस एक आवाज़ निकाली। उसने दोबारा पूछा, क्यों? कोई खास वजह है? क्योंकि पंछियों ने खा लिया था क्या? लड़की जवाब नहीं देना चाहती थी। उसने गुस्से से एरिक को देखा और चेहरा फेर लिया। आदमी फिर पूछने लगा, क्या जब तुम बोलती हो तो तुम्हें किसी तरह की परेशानी होती है? यहाँ और कोई नहीं आएगा, तुम निश्चिंत रह सकती हो। दरअसल उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई और आ जाएगा। लड़की की हिचकिचाहट देखकर आदमी को कुछ समझ आया। क्या तुम्हें बोलने में दिक्कत है? वो अपने मन में तो ठीक से बातें कर पाती है, लेकिन जब सचमुच बोलने की कोशिश करती है तो उसे कठिनाई होती है। क्या तुम बहुत लंबे समय से लोगों से बात नहीं कर पाई हो, इसलिए अब अपने दिमाग में ठीक से भाषा नहीं बना पाती? सच में वो समझा नहीं पाती। और ये आदमी सच में जान गया कि वो ठीक से क्यों नहीं बोल पाती। उसने फिर कहा, तो यही वजह है कि तुम दूसरों की बातें नकल करती हो। सिर्फ सिर मत हिलाओ, बोलकर जवाब देने की कोशिश करो। मैं देख रहा हूँ कि तुम छोटे छोटे जवाब तो दे सकती हो। मिशा को लगा कि वो एरिक को मना ही नहीं कर सकती। जब भी उसका गंभीर चेहरा देखती है तो चाह कर भी मना नहीं कर पाती। उसने कहा, आई नो, और अपनी ही आवाज़ सुनकर चौंक गई। झिझक की भावना फिर से दिल में भर गई। आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, बार बार बोलोगी तो ये आसान होता जाएगा। फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। क्यों ना तुम बोलना मुझसे सीखो। एरिक ने उसका हाथ अपने गले पर रखा और बोला, इंसानों की वोकल कॉर्ड यहीं होती है, महसूस कर रही हो? फिर उसने अलग अलग आवाज़ें निकालनी शुरू की और समझाने लगा कि आवाज़ की ऊंच नीच के हिसाब से वोकल कॉर्ड हिलते हैं। लड़की अपनी उंगलियों से उसका कंपन महसूस कर रही थी। मेरा प्रोनाउंसिएशन आरामदायक लगता है ना? किसी ने मुझे वॉइस चेंज के समय ये सिखाया था, तुम भी ट्राई करो। उसने अपनी गर्दन को छुआ और मन ही मन सोचने लगी कि वॉइस चेंज का मतलब क्या होता है। जैसे ही उसकी आवाज़ बदली, उसने अपने गले में हल्का कंपन महसूस किया। एरिक मुस्कुराया, क्या तुमने महसूस किया? तुम कुछ बोल सकती हो, कुछ भी ठीक रहेगा। वॉइस चेंज क्या है? एरिक फिर से चौंक गया और फिर हंस पड़ा। माफ़ करना, ये तुम्हारा पहला सवाल है, तुम इतना अजीब क्यों पूछ रही हो? जब लोग एक उम्र में पहुंचते हैं तो उनकी आवाज़ बदल जाती है, यही वॉइस चेंज है। क्या तुम्हें और कुछ पूछना है या ज़रूरत है? लड़की के पास एक बहुत ज़रूरी सवाल था। भगवान ने उसे फिर से नहीं छुआ, फिर भी वो सबको दूर क्यों करता है? इसका क्या मतलब है? ये सोचते हुए मीशा ने अचानक मुड़कर अपने पैर उठा लिए। तभी एरिक को एहसास हुआ कि उसने सही सुना है। उसने घबराकर लड़की को रोका, नहीं ऐसा मत करो, मैं समझ गया, दोबारा ऐसा इशारा मत करना। हमारी शादी की रात जो होना चाहिए था वो कब पूरा होगा? ये सुनकर एरिक हकलाने लगा और बोला, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, क्यों ना हम पहले और करीब आ जाएं, ताकि हमारे बीच की असहजता थोड़ी कम हो सके। मियाँ अभी उसका मतलब समझ भी नहीं पाई थी कि वो पहले ही उठ खड़ा हुआ और बोला, आओ मैं तुम्हें ग्रीन हाउस दिखाऊं। राजा ने कभी उनकी शादी पूरी न होने को बहाना बनाकर क्लैडर परिवार पर गद्दारी का आरोप लगाया था। फिर भी मीशा को समझ नहीं आता कि एरिक हमेशा इतना धीमा क्यों है, और ऊपर से राजा ने उन पर नजर रखने के लिए नौकरानियां भी लगा रखी हैं। थोड़ी ही देर बाद एरिक ने हैरानी से कहा, तो तुम्हें पैरों से कोई तकलीफ नहीं है? लड़की ने हल्की मुस्कान दी, जैसे कोई बिल्ली करती है। सोचते हुए बोला, मैंने तो शुरू से ही तुम्हारे धोखे में आ गई। असल में ये सब उसने कठिन अभ्यास ने हासिल किया था। एरिक हैरान था कि आखिर उसने ये कैसे किया। मीशा अब भी खुद को साफ साफ व्यक्त नहीं कर पाती थी। कुछ सोचकर उसने फिलहाल चुप रहना सही समझा। जैसे ही उसने अपनी बाहें फैलाईं, एरिक भी रुक गया। क्या तुम्हें हक चाहिए? आज तुमने सच में ज्यादा चल लिया है। लड़की ने अपने बालों से खेला। ये आदमी उसे किसी बात के लिए मजबूर नहीं करता, नहीं सवालों से दबाता है। ये उसके लिए बहुत राहत की बात थी। वह उसकी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा था। ऐसा लगता था जैसे ये नरमी बहुत लंबे समय तक रहेगी। शादी से एक दिन पहले एक प्रीस्टेस ने उसे पहली रात के बारे में बताया था। उसने केवल औपचारिकता निभाते हुए एक ही लहजे में सब कदम गिना दिए थे, जिससे मीशा को अजीब सा एहसास हुआ था। प्रीस्टेस ने यह भी कहा था कि इस प्रक्रिया में शारीरिक पीड़ा होगी, इसलिए उसे हमेशा लगता रहा कि ये सिर्फ एक बोझ है। लेकिन अब उसे लगता था कि यही इस रिश्ते को मजबूत करने का जरिया है। लेकिन कुछ दिन पहले इस आदमी से बातचीत के बाद से एरिक बहाने बना रहा है, जबकि उसकी जिंदगी भी राजा के हाथ में है। फिर सिर्फ वही क्यों चिंतित है? उसकी नजरें देख एरिक ने पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? लड़की की आवाज में हल्की नाराजगी थी। आखिर हम कब करीब होंगे? क्या पता अब तक जो कोमलता उसमें दिखाई है वो सब दिखावा हो। शायद वह सिर्फ समय खींच रहा हो ताकि बाद में रिश्ता तोड़ना आसान हो जाए।
अगर ऐसा नहीं है तो उसने मलया की बात याद की कि अगर वह पूरी तरह निर्वस्त्र भी हो जाए तो भी वह उसे नहीं चाहेगा। जब भी लोग यहाँ उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं वह बेचैनी से भर जाती है। इसलिए वह जल्द से जल्द इस रिश्ते को पक्का करना चाहती थी, क्योंकि उसे यहाँ रहना बहुत पसंद है। कभी कभी तो उसे लगता था जैसे वह फिर से उन दिनों में लौट आई हो, जब एरिक को लंबे समय तक लड़की का जवाब नहीं मिला तो वह परेशान हो गया। मीशा, क्या तुम ठीक नहीं हो? मैं तुम्हें कई बार बुला चुका हूँ। लड़की नहीं जानती थी कि अपनी बेचैनी कैसे बताए, इसलिए बस वही दोहरा दिया जो मेड ने कहा था। आखिर कौन चाहेगा कि ऐसा कोई उसका बच्चा उठाए? एरिक सन रह गया। तुम क्या कह रही हो? किसकी हिम्मत हुई ऐसा कहने की? उसके तीखे लहजे से लगता था कि लेडी मलका ने कहा होगा। ओह, तो तुम पहले यही कहना चाह रही थी? एरिक का चेहरा लाल हो गया। मैंने पहले कहा था कि हमें एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता। फिर वही बात। लड़की ने तकिया फेंका और उसके ही शब्द दोहराए। क्यों ना हम पहले और करीब आ जाएं ताकि हमारे बीच की असहजता कम हो। एरिक को अचानक समझ आया। मुझे लगा उस दिन तुम मेरी इतनी बातें क्यों मान रही थी? तुम ये सोच रही थी कि मेरी बातें मानकर तुम वो सब कर सकती हो। तुम काफ़ी चालाक हो, लेकिन मुझे भी मानसिक तैयारी का समय चाहिए। आखिर ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। इसे करने के तरीके पर हम रात को बात करेंगे। लेकिन उसने तो साफ सुना था कि ये पहली मुलाकात में भी हो सकता है। उस रात एरिक ने बेड साइड पर मोमबत्ती रखी और बोला, हालात अभी काफ़ी उलझे हुए हैं। ऊपर से तुम्हारे साथ आई नौकरानियां भी हैं। साफ है कि तुम शादी की पहली रात की चीज़ चाहती हो और मैं तुम्हें पहले बेहतर समझना चाहता हूँ। तो क्यों ना हर रात तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, कुछ भी चलेगा। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ सहयोग करूँगा। चलो किसी आसान से सवाल से शुरू करते हैं। तुम्हें किस तरह का खाना पसंद है मेरी लेडी? लड़की ने जवाब दिया, मांस। एरिक थोड़ा चौंक गया। मैंने सोचा था तुम्हें केक या कुकीज़ पसंद होंगी। मुझे फल और सब्जियां भी पसंद हैं, क्योंकि युद्ध के मैदान में हम केवल सूखा और बेस्वाद खाना ही खा सकते थे। जैसे ही उसने युद्ध के मैदान का जिक्र किया, मियाँ की आंखें चमक उठीं, जैसे उसे उम्मीद हो कि वह आगे बताएगा। उसकी प्रतिक्रिया देखकर एरिक हंस पड़ा। क्या तुम्हें हमेशा घर पर रहकर बोरियत नहीं होती? मियाँ बोर का मतलब भी नहीं समझती थी, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही जीती आई थी। लेकिन अब उसे कोई जवाब देना ही था। एरिक, बात करना बंद करो। आदमी हैरान रह गया। क्या तुम इस बार मेरी माँ की बोलचाल की नकल कर रही हो? वो फिर से हंस पड़ा। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम मेरा नाम ले सकती हो। एक बार और कहो। ये तो मुश्किल नहीं था, इसलिए मियाँ ने अकेले ही उसका नाम पुकारा। एरिक का चेहरा नर्म पड़ गया, जैसे कुछ उसके दिल को छू गया हो। बहुत अच्छा, मेरी लेडी की आवाज़ कितनी सुंदर है। उसने मियाँ का चेहरा अपने हाथों में लिया। वैसे भी इस बार तुमने आज्ञा मानी तो मैं भी तुम्हें ईमानदारी का एक छोटा सा इशारा दिखाता हूँ। उसने धीरे से लड़की के माथे पर चुंबन रखा। मियाँ जैसे पत्थर की तरह जम गई, बिना पलक झपकाए उसे देखती रह गई। ये पहली बार था जब एरिक को किसी के लिए इतनी गहरी जिज्ञासा महसूस हुई। उसने बचपन से सभी को इतनी पूरी तरह धोखा दिया कि यहाँ तक कि वो भी, जिसने अनगिनत घायलों का इलाज किया था, ये पहचान नहीं पाया कि उसकी टांग की अपंगता एक नाटक थी। निर्दयी शाही महल में रहते हुए भी उसने अब तक अपनी पहचान छुपा ली थी। ये वाकई अद्भुत था। एरिक अब उसके अतीत के बारे में जानने को बेचैन हो गया। ये सोचने को मजबूर हो गया कि उसकी छोटी सी दुनिया में हर दिन क्या चलता है। उसके दिल को समझने की उसकी चाह और बढ़ गई। लेकिन अगले ही दिन सुबह उसे अपनी माँ के गुस्से की खबर मिली। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने लड़की को बिस्तर पर पीला और बीमार सा पड़ा देखा। एरिक का दिमाग सुन्न हो गया। उसकी माँ इतनी गुस्से में की कि मानो किसी का कत्ल कर देगी। आज सुबह नौकरानी ने हमेशा की तरह मिशा का शरीर चेक किया और ये पक्का किया कि दोनों के बीच अब तक कोई अंतरंगता नहीं हुई। तभी अचानक जम गई और मिशा के चेहरे को ध्यान से देखने लगी। राजकुमारी हाल ही में अजीब तरह से बर्ताव कर रही है, लेकिन मैं कह नहीं सकती कि उसमें क्या गड़बड़ है। मोटी नौकरानी पास खड़ी पूछ बैठी, वैसे क्या तुम आज उन्हें देखने जाओगी? नहीं, कल देखते हैं इस बार हमें कुछ काम का मिल भी पाता है या नहीं। मियाँ उनकी बातों को नहीं समझ पाई, लेकिन शाही महल में 10 साल से ज्यादा रहने का अनुभव उसके भीतर एक तरह की चेतावनी जगा चुका था। उसकी प्रवृत्ति उसे बता रही थी कि खतरा पास है। आखिर साम्राज्य के तीनों स्तंभ ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं? हमें यहाँ और कितने दिन रहना होगा? मियाँ को यकीन हो गया कि अगर उसने आज कोई तमाशा नहीं किया तो वे लोग जरूर शक कर लेंगे। इसलिए मियाँ ने हंगामा करना शुरू किया। वो दूसरी मंजिल का
पूरा चक्कर दौड़ कर आई और अनगिनत नौकरानियों के सामने बालकनी से छलांग लगा दी। फूलों से भरा बगीचा उसके लिए नरम गद्दे जैसा बन गया। लेडी उसके पास बैठ गई। उसकी आवाज़ असामान्य रूप से ठंडी थी। चूंकि तुम निगरानी के लिए आए हो तो ठीक से निगरानी करो। क्या तुम दोनों हर दिन इतने निकम्मे रहते हो? क्या इतना भी मुश्किल है कि उसे देखो और उसे चोट लगने से बचाओ? बेटे को देखकर माँ का कठोर चेहरा कुछ नरम पड़ा, लेकिन एरिक की नज़र मियाँ पर टिकी रही। वो मोटी नौकरानी की सफाई बिल्कुल नज़रअंदाज कर गया। उसका चेहरा बेहद गंभीर था जब उसने लड़की के माथे को छूकर उसका तापमान चेक किया, लेकिन मियाँ असल में सोमे का नाटक कर रही थी। भारी वातावरण को महसूस करके उसने आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वो एरिक के चेहरे को नहीं देख पाई जिसमें गुस्सा और दर्द दोनों मिला हुआ था। एरिक ने अपने पीछे खड़ी लड़की से कहा, इसे जांचो। वो लड़की ग्रा कहलाती थी। वो क्लैडनियर नाइट्स की डॉक्टर थी। अब से मेरी लेडी की सेवा के लिए हवेली से एक नौकरानी रखी जाएगी। तुम दोनों शाही महल लौटकर ये मामला रिपोर्ट करो। उसने मलेका और एडल को वहां से भेज दिया। बाकी लोगों के जाने के बाद लेडी का व्यवहार अचानक अजीब हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उन निकम्मों के साथ सहयोग करना इतना मुश्किल होगा। हमें तो सीधा सबको टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता एरिक? शायद माँ को फिर से मिशा में अपनी छोटी बेटी की परछाई दिख रही थी। उस वसंत के दिन रोगुल के जन्मदिन से पहले वो अकेली जंगल में चली गई थी बिना अपनी आया के साथ, और वहां एक शराबी नाइट ने उसे धक्का देकर मार डाला था। उसी दिन माँ का दिमाग पूरी तरह से खो गया था। सिर्फ घोड़े देने वाले नौकर ही नहीं बल्कि उस नाइट और उनके पूरे परिवार को भी मार डाला था। पिता ने माँ के काम को बहुत ज्यादा कठोर कहा और उसी दिन से दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए। आज माँ की हालत बिल्कुल वैसी ही लग रही है, इसलिए अभी उन्हें रोकना ही सही है, क्योंकि पता नहीं वो क्या पागलपन कर दें। माँ, ये मेरी वाइफ का मामला है, मैं संभाल लूंगा। तभी ग्रा ने चेकअप खत्म करके कहा कि यंग लेडी का बस दाहिना हाथ स्प्रेन हुआ है। मैंने इलाज कर दिया है, चलने फिरने में बड़ी दिक्कत नहीं होगी। तभी महिला के तने हुए नर्व्स ढीले पड़े और उसने राहत की सांस ली। तुम सही कह रहे हो, मुझे अब वापस जाकर खुद को शांत करना चाहिए। जाते समय उसने मिशा के माथे पर किस किया और बोली, मुझे भरोसा है तुम इसे ठीक से संभाल लोगे। ग्रो को गहराई से महसूस हुआ कि मौजूदा कैप्टन डरावना है। वो धीरे धीरे पीछे हट गई। मैं भी बाहर जाती हूँ। रुको, तुमने कहा था और कहीं बड़ी चोट नहीं है, पक्का हो ना? ग्रो तुरंत झुक गई। माफ करना, असल में यंग लेडी के बहुत पुराने घाव हैं, गहरे जख्म हैं, लेकिन ये सब पुराने हैं और इलाज नहीं हो सकता, इसलिए मैंने नहीं बताया। ऐसा है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम जानती हो मैंने कभी बिना इजाजत सीक्रेट्स लीक नहीं किए। तभी एरिक बीच में बोला, तुम इन दिनों बिजी तो नहीं हो? लड़की को एक बुरा एहसास हुआ। दरअसल बहुत लोग मुझे बेकार समझते हैं। कल सुबह से तुम यहीं काम करोगी। ग्रैन दंग रह गई। एरिक ने उसे कोई मौका नहीं दिया। अगर समझ गई तो निकलो। उसने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। अब कमरे में सिर्फ वो और मियाइशा रह गए। उसकी आवाज़ अब भी ठंडी थी। मुझे पता है तुम सो नहीं रही हो। ये क्यों किया? ज़रूर कोई वजह होगी। मियाँ मरी होने का नाटक करती रही। वो एरिक का सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसका कांपता शरीर सच उगल रहा था। आदमी ने मजबूरी से सांस छोड़ी और आवाज़ नरम की, ठीक है मियाँ, मुझे बताओ आज का हंगामा किस वजह से हुआ? तभी लड़की ने आंखें खोली। हाँ, वजह है तो बताओ, थोड़ा मुश्किल है समझाना। एरिक ने हार मान ली। मियाँ, तुम खुद को फिर चोट नहीं पहुंचा सकती। तुम चाहो तो चीज़ें तोड़ लो या कुछ और करो। लड़की के टालमटोल वाले चेहरे को देखकर वो पास आया। तुम कुछ भी कर सकती हो, बस खुद को चोट मत देना, समझी? मुझसे वादा करो अब खुद को चोट नहीं दोगी। लड़की ने तुरंत सिर हिलाया, हाँ वादा करती हूँ। तभी एरिक ने राहत की सांस ली। अब आराम करो, अगर भूख लगी तो मुझे बुला लेना। लड़की अब भी चुपचाप देख रही थी। क्या और कुछ कहना चाहती हो? क्या वो मेरी मेड है? एरिक लगभग हंस पड़ा। तुम ऐसी चोट में भी यही सोच रही हो? मैंने उसे फिलहाल रखा है। तुम्हें पसंद नहीं आई? लड़की ने सिर हिला दिया। अच्छा है, मैंने सुना वो किसी मशहूर डॉक्टर की स्टूडेंट है। एक्सटर्नल चोटों में निपुण है। नाजुक दिखती है, लेकिन 2 भेड़िए भी आसानी से गिरा सकती है और बहुत टाइट लिप्ड है, इतनी कि कोई उसे खरीद नहीं सकता। हाँ, इंटरोगेशन भी नहीं हुई क्योंकि वो डॉक्टर है, लेकिन सुरक्षा के लिए तुम्हें फिलहाल एक्ट करना पड़ेगा। याद है कलिन को जो महल जाते समय गेट पर गार्ड था, अब से वही 2nd फ्लोर पर पहरा देगा। कलिन ने टॉर्चर में 2 उंगलियां खो दी थीं, इसलिए अब लेफ्ट हैंडेड स्वॉर्ड्समैन है। वो सबसे भरोसेमंद है, लेकिन मैंने उसे तुम्हारे हालात नहीं बताए, तो चिंता मत करो। वैसे भी तुम घायल हो, इसलिए मैं आज रात का काम छोड़ दूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। उसकी हर बात के साथ मियाँ के चेहरे के भाव बदल रहे थे। जब उसने रेस्ट करने की बात कही तो लड़की की खुशी छुपाए नहीं छुपी और एरिक का दिल कांप गया।
उसे पता था कि उसके सिवा किसी ने ये भाव नहीं देखे। उसने मजबूरी में उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं कुछ अर्जेंट काम निपटा कर तुरंत लौटता हूँ। मियाँ का चेहरा और भी चमक उठा और ये असर एरिक पर भी हो गया। लेकिन अचानक लड़की ने उठकर सीधा उस पर झपट्टा मारा और बड़बड़ाई, और पास आओ, मेरा दिल अभी तैयार कर दो। एरिक पहले उलझन में था, फिर समझ गया। उसने पहली बार उसे डांटा, ये क्या कह रही हो, तुम घायल हो, क्या करने की सोच रही हो। और भी गुस्सा ये था कि नाराज होने के बावजूद उसकी नज़र लड़की से हट नहीं रही थी। तुम ठीक होने तक ये मत सोचना। ये कहने के बाद भी उसने फिर उसकी तरफ देखा। मीशा की आंखें लाल हो रही थीं और होंठ फूल रहे थे। देखो, वो गुस्सा भी है, लेकिन मुद्दे सुलझाने ही होंगे। आखिर वो इतनी जल्दी वो सब क्यों चाहती है। कुछ